वाराणसी में आईएसआईएस की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यहां एनआईए ने आईएसआईएस के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान संदिग्ध से आईईडी और विस्फोटक पदार्थ बनाने से संबंधित जानकारी लिखे नोट्स भी मिले हैं। साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसे सामान भी बरामद हुए हैं। और जानकारी ये भी कि गिरफ्तार संदिग्ध बासित कलाम सिद्दीकी अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने में जुटा था। और यही नहीं, वो आईएसआईएस के लिए कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती करने का काम भी कर रहा था। तो आईएसआईएस के लिए युवाओं की भर्ती का काम भी करता था। और ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं। वाराणसी में आईएसआईएस की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आईएसआईएस के लिए कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती करने का काम भी यहां किया जा रहा था। ब्लैक पाउडर बनाने में जुटा संदिग्ध गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर, अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़ा था सिद्दीकी। बिहार के किशनगंज में 7वीं क्लास के बच्चों से कश्मीर पर सवाल पर सियासत अब सुलगने लगी है। इसमें घुमा फिराकर मतलब ये निकाला गया कि कश्मीर को अलग देश कहा जा रहा है। अब सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा और बीजेपी पीएफआई की घुसपैठ ठहरा रही है। भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाना यह राष्ट्रीय अपराध है। जब पाकिस्तान का अंग है तकसीला तो कैसे बिहार में गिर रहा है उसको? तो जब ज्ञान का अभाव है तो ये चूक का विषय है। सवाल 7वीं के बच्चों से पूछा गया था, लेकिन सवालों पर ऐसा बवाल मचा कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जवाब मांग रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कल समस्तीपुर में थे और उन्होंने दोनों पर तीखा हमला बोल दिया। भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाना यह राष्ट्रीय अपराध है। नीतीश जी आपकी सरकार में, तेजस्वी जी आपके सरकार में इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। आप उन पे कार्रवाई करें। यह बहुत ही घोर आपत्ति की बात है। देश और बिहार उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लगे हाथों नित्यानंद राय ने नीतीश और तेजस्वी को पीएफआई का हमदर्द भी बता दिया। इतना संरक्षण पीएफआई को नीतीश जी, श्रीमान नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, श्रीमान तेजस्वी जी दे पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में जो उसका मंसूबा है वह पूरा नहीं हो सकता है। और केंद्र की जो भी एजेंसी कोई भी हो, इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में जो सम्मिलित होती है उस पर निगरानी भी रखती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। 7वीं के सवाल पर बवाल तो आपने देख लिया। अब आपको वो सवाल दिखाते हैं जिस पर हंगामा बरपा है। 7वीं के बच्चों से पूछा गया कि निम्नलिखित देश के लोगों को क्या कहते हैं। आपकी सहायता के लिए एक का जवाब दिया गया है। चीन के लोगों को कहते हैं चाइनीज। इसी तर्ज पर नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर, भारत के लोगों को क्या कहते हैं। सवाल उठता है कि जब बात देशों की हो रही है और विकल्प में कश्मीर का नाम क्यों दिया गया। प्रश्न पत्र बाहर आया तो बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए नीतीश सरकार को घेर लिया। इसकी मानसिकता परिलक्षित होती है स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि इनको मालूम नहीं है कि कश्मीर जो है वो भारत है और भारत कश्मीर है। बीजेपी के आरोपों पर नीतीश सरकार बैकफुट पर है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद का कहना है कि जांच का आदेश दे दिया गया है। जब ज्ञान का अभाव है तो ये चूक का विषय है। फिर चूक भी हुई है तो कार्रवाई होगी। बार-बार क्यों हो रही है? अरे भैया, तो बार-बार होती तो 17 के बाद 22 में ही क्यों होती? 18 में भी होती, 19 में भी होती, 20 में भी होती, 21 में भी होती। कार्रवाई होगी, कार्रवाई चलेंगे। बेशक ये बच्चों की परीक्षा का सवाल था, लेकिन सवाल से साफ है कि इसे तैयार करने वालों ने इससे जुड़ी संवेदनशीलता का जरा भी ध्यान नहीं रखा और नतीजा सामने है।
किशनगंज से गौरव कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार पॉलिटिक्स में है, पर उनकी कमाई का साधन क्या है? इस परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? इन सवालों के साथ एक पीआईएल बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। पीआईएल में मांग की गई है कि ठाकरे परिवार की संपत्ति की जांच करवाई जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को दाखिल हुई एक पीआईएल से शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये याचिका गौरी भिड़े नाम की महिला ने दायर की है। अभी तक ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के शिकंजे में उद्धव ठाकरे के करीबी नेता आए हैं, पर अब जांच की आंच सीधे उद्धव ठाकरे और उनके परिवार तक पहुंच सकती है। गौरी भिड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से प्रभावित होकर ये याचिका दाखिल की है। गौरी ने उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति की ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मैंने जुलाई के महीने में पुलिस में कंप्लेन करी थी, जिसपे 2 महीने तक एक्शन नहीं हुआ, तो अगला कदम था मुझे कोर्ट में आना था। पीआईएल फाइल हो किया और मेरी कोर्ट से इतनी इल्तिजा है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। रेस्ट द एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट नोज द बेस्ट। गौरी शिंदे के परिवार की मुंबई के प्रभादेवी में प्रिंटिंग प्रेस भी है। प्रभादेवी में ही शिवसेना के मुखपत्र, सामना और मार्मिक का दफ्तर है। गौरी शिंदे खुद पेशे से बिहेवियर और सॉफ्ट स्किल्स कंसल्टेंट है। आबादी असंतुलन पर मोर्चाबंदी की बागडोर इस बार आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संभाली। होसबोले ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन से कई देशों का विभाजन तक हो चुका है और हमें इस खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। वो तारीख थी 5 अक्टूबर। शहर था नागपुर। दिन था विजयदशमी का। मौका था शस्त्र पूजा का। ठीक 14 दिन यानी 2 हफ्ते बाद संघ के पदाधिकारी नागपुर से 635 किलोमीटर दूर प्रयागराज में जुड़ते हैं और एक बार फिर जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की जाती है। तब संघ प्रमुख बोले थे। इस बार संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले बोलते हैं और साफ साफ कहते हैं, अगर आबादी का असंतुलन बढ़ता गया तो देश के टूटने का खतरा है। हम भुगते। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। दोनों का संतुलन करते हुए देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। पहले भागवत बोले, अब दत्तात्रेय बोल रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो प्रयागराज में संघ कार्यकारिणी की 3 दिनों के मंथन चिंतन का निचोड़ है। संघ ने न सिर्फ चिंता जताई बल्कि आबादी असंतुलन की वजह भी बताई। हिंदुओं का घटता प्रजनन दर, धर्मांतरण से हिंदुओं की घटती आबादी, सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ, ऐसी कई वजह है जिन्हें संघ गिनाता और सामने लाता रहा है। इस बार भी आबादी असंतुलन के खतरे संघ ने उसी अंदाज में गिनाए हैं। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को
दूसरा घुसपैठी बांग्लादेश ये बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जनसंख्या के असंतुलन के, जब हम कहते हैं। संघ जब आबादी में असंतुलन की बात करता है तो इशारा सीधे सीधे मुस्लिम आबादी की तरफ होता है, लेकिन मुस्लिम असंतुलन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने से इनकार करते रहे हैं। इसलिए अब तक ये मुद्दा एक ही जगह ठहरा दिखता रहा है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। आबादी के असंतुलन की बात करते हुए जिन देशों की मिसाल संघ लगातार देता रहा है, पहले उन देशों की पूरी कहानी आपको बता देते हैं। इंडोनेशिया, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते थे, जनसंख्या असंतुलन के बाद मुस्लिम आबादी का दायरा ऐसा बढ़ा कि बाद में ये मुस्लिम देश बन गया। आज दुनिया में इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। बढ़ती आबादी का ही ये असर रहा है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 1975 में पुर्तगाल से आजाद हुआ पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया के कब्जे में चला गया था। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद पूर्वी तिमोर 2002 में स्वतंत्र देश बन पाया। संघ जिस एक और देश का जिक्र करते हैं वो है दक्षिण सूडान। सूडान जिसके उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी और दक्षिण हिस्से में ईसाई आबादी रहती थी। और आबादी के बढ़ते असंतुलन के साथ दोनों हिस्सों के बीच लंबा हिंसक संघर्ष चला, जिसकी वजह से 2011 में अफ्रीका के सबसे बड़े देश का विभाजन होकर दक्षिण सूडान अलग बना। संघ कोसोवा की भी मिसाल देता है। 2008 में कोसोवा ने सर्बिया से आजाद होकर अलग देश की घोषणा की। इस अलगाव वाली आजादी की वजह रही कोसोवा के जातीय अल्बेनियाई अल्पसंख्यकों की अलग देश बनाने की लंबी मांग, जिसकी वजह से 9 साल तक सर्बिया की सेना और अल्पसंख्यक अलगाववादियों के बीच संघर्ष चला। तो आरएसएस ने जनसंख्या पर नई नीति की लगातार मांग उठाई है, तो बीजेपी वीएचपी भी इस मांग की हिमायत करती रही है। वीएचपी ने फिर कहा है कि आबादी पर असंतुलन की वजह धर्मांतरण है। सभी भौतिक वर्ग के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं और अपने विभिन्न उद्बोधनों में कहते भी हैं। जैसा कि हमारे संघ के हमारे बड़े अधिकारियों ने कहा है कि जनसंख्या वास्तव में हमारे लिए एक भयावह स्थिति क्रिएट कर रही है। हम सब लोगों को उस पर चिंता करके कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, मानव सृजित संसाधन है, उनको किस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों में वितरित कर पाएं, जिससे उनको उच्च कोटि की क्वालिटी लाइफ मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा हम दे पाएं, उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएं, अच्छे परिवहन के साधन दे पाएं। और बगैर जनसंख्या नियंत्रण के सब कुछ कर पाना संभव नहीं है। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। वो अल्पसंख्यक की दृष्टि से उनको जो लाभ मिलता है वो मिलेगा। 2 लाभ उनको मिलेंगे और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला जो लाभ है वो घट जाएगा। और उस परिमाण में जो हम सोच रहे हैं कि ये समाज देश के साथ कदम से कदम मिला करके चलना जल्दी शुरू हो जाएगा, उसमें बहुत विलंब हो जाएगा। आबादी में असंतुलन के लिए अक्सर मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठती रही हैं। सवाल प्रजनन दर को लेकर भी उठता रहा है। और आखिर आंकड़ों की हकीकत क्या है, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आबादी असंतुलन को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है। हम भुगते जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। ये असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एक संख्या के दृष्टि से जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या। अब वो 1.9 से कम हो गया है।
ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है। हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया था? संघ प्रमुख ने पिछले साल दशहरा पर जो कुछ कहा उसे इस साल दत्तात्रेय होस बोले दोहरा रहे हैं। संघ की माने तो हिंदुओं की आबादी घट रही है, प्रजनन दर घट रही है और ये एक बड़े खतरे की घंटी है। जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहाँ विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत का विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। कभी इशारों में तो कभी खुलकर ही सही, संघ, वीएचपी और बीजेपी की तरफ से उंगलियां मुसलमानों की तरफ उठती रही हैं। सवाल है कि आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि प्रजनन दर हिंदू और मुसलमान दोनों की घट रही है। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला जन्म दर थी। 2005-06 में ये घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई थी। 2015-16 के परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिम महिला में घटकर 2.61 रह गई। 2019-2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 1.94 हो गई और मुस्लिम महिला की प्रजनन दर घटकर 2.36 हो गई। आंकड़ों की हकीकत यही है कि प्रजनन दर दोनों तरफ घट रही है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ओवैसी जैसे नेता पलटकर संघ से पूछते रहे हैं कि आखिर आबादी असंतुलन का ठीकरा मुसलमानों पर ही क्यों फोड़ा जाता है। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए, मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए, आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार संघ जैसे संगठनों की चिंता को देखते हुए क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कोई नीति लाने का इरादा रखती है? यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक भारत की आबादी चीन से भी आगे चली जाएगी, लेकिन चीन को एक बच्चे की नीति खत्म करनी पड़ गई क्योंकि चीन में औसत बुजुर्ग बढ़ने लगे। जनसंख्या नीति पर अब तक केंद्र सरकार नाना करती रही है। अब आगे देखिए होता है क्या। अशोक सिंघल, प्रयागराज, आज तक। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने एक तीर से 2 शिकार किए। पीएम मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल्स एक्सीलेंस की शुरुआत की और गुजरात के साथ साथ पीएम ने देश में पीएम श्री स्कूलों की भी घोषणा की। गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने। हर 4 किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल ऐसा खड़ा किया जाएगा जो प्राइवेट से भी बेहतर होगा। क्या गुजरात चुनाव में मुद्दे बदल रहे हैं? क्या गुजरात चुनाव में स्कूली शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है? पीएम मोदी के मिशन स्कूल्स एक्सीलेंस का मकसद क्या है? छात्रों के साथ स्मार्ट रूम में बैठकर पीएम मोदी ने
क्या दिखाया। आने वाले दिनों में 5G से कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं? स्मार्ट क्लासरूम में छात्रों के साथ बैठे पीएम मोदी की इस तस्वीर ने गुजरात में नई राजनीति को जन्म दिया है। वो कैसे, आज हम आपको इस तस्वीर का एक एक पहलू समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी के इस नए मिशन पर आगे किस तरह की सियासत शुरू हो सकती है। गुजरात में इस वक्त सियासी गदर तगड़ा मचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सभी दलों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। केजरीवाल तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गुजरात में गरज रहे हैं। वो लूटना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो चोरी करना चाहता है, इसलिए फ्री के खिलाफ बोल रहा है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की नहीं, अब गुजरात के लोगों को नए इंजन की सरकार चाहिए। कांग्रेस भी गुजरात के गेम में गुपचुप अपने पत्ते बिछाने में लगी है, लेकिन सब एक तरफ और परिणाम एक तरफ। जी हाँ, यही सच्चाई है, क्योंकि गुजरात की नब्ज को पीएम मोदी अच्छे से पकड़ते हैं। आज पीएम मोदी ने गुजरात पहुंचते ही दूसरा सबसे बड़ा काम जो किया वो है मिशन स्कूल्स एक्सीलेंस का शुभारंभ। यह अभियान 10,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी ने गुजरात की जमीन पर खड़े होकर देश भर में पीएम श्री स्कूल पायलट प्रोजेक्ट की भी घोषणा की और बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी जो करते हैं वो सबसे अलग, सबसे जुदा होता है। ऐसे में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत के बाद पीएम एक अलग ही अंदाज में दिखे। पीएम मोदी गांधीनगर के अडालज में स्कूली बच्चों के साथ स्मार्ट क्लास में बैठे, बच्चों से बात की। उन्होंने डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई को देखा। क्या क्या बातचीत की प्रधानमंत्री ने आप लोगों के साथ? ये बातचीत की कि इसमें आपको क्या समझ में आता है, जिसे आपको ज्यादा उत्साह होता है, ये बातचीत की थी। स्मार्ट स्कूल में, स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की मजा आती है, लैपटॉप में मजा आता है या फिर नॉर्मल क्लास बोर्ड में मजा आता है? स्मार्ट बोर्ड। इस तरह पीएम मोदी ने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तरफ तो उन्होंने ये दिखाया कि वो गुजरात और देश में स्कूली शिक्षा के लिए क्रांतिकारी मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के स्कूल मॉडल पर भी पलटवार कर दिया, क्योंकि केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया गुजरात में दिल्ली के स्कूल मॉडल की जबरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है 27 साल में पहली बार पीएम मोदी को स्कूली बच्चों के बीच जाना पड़ रहा है। 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गांव-गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम ये हुआ कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा और बेटी स्कूल पहुंचने लगे।
इन 2 दशकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। जो गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल हैं, 48,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिनमें से 32,000 बहुत बुरी हालत में हैं। 48,000 स्कूल में से 32,000 स्कूल बहुत बुरी हालत में। और मैं मैपिंग करा के बोल रहा हूं कि एक स्कूल की हमारी टीम ने मैपिंग की है गुजरात के। 32,000 स्कूल 48,000 में से बहुत बुरी हालत में, और 18,000 तो ऐसे हैं जिनमें बैठने के लिए कमरे तक नहीं है। अब आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस पर तगड़ी सियासत शुरू कर दी है।